हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन ना कोई साधारण सेशन नहीं है। मतलब ये एक मास्टर क्लास है, एक तरह का मैराथन रिवीजन है। बिल्कुल। आज हम यूपीएसआई कंप्यूटर मैराथन 2025 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। परीक्षा की तैयारी का जो दबाव होता है ना, हाँ, वो दबाव बहुत ज्यादा होता है। उसी दबाव को कम करने के लिए आज का ये क्लासरूम लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। हम उन सभी तथ्यों को गहराई से समझेंगे जो परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है और आज की ये क्लास पूरी तरह से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स के संकलन पर आधारित है। इन नोट्स को अगर यूपीएसआई परीक्षा के लिए संजीवनी कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। एकदम सही। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे इसे बिल्कुल एक क्लासरूम लेक्चर की तरह सुने, जहां हम हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान भाषा में विश्लेषित करने वाले हैं। मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए इस मैराथन की शुरुआत करते हैं भाग 1 से, जो है कंप्यूटर का परिचय और हार्डवेयर। शुरुआत में ही नोट्स में कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स दिए गए हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे कि ओटीटी। जी, आजकल हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। अगर हम इसके अर्थ की गहराई में जाएं ना, तो ओवर द टॉप का मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पारंपरिक केबल या सैटेलाइट टीवी को दरकिनार करते हुए सीधे इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल सीधे इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों तक वीडियो कंटेंट पहुंचाता है। इसका सबसे बेहतरीन और जाना माना उदाहरण नेटफ्लिक्स है। इसने तो मतलब कंटेंट देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। और अगर हम इस आधुनिक इंटरनेट स्ट्रीमिंग से पीछे मुड़कर कंप्यूटर के इतिहास के सबसे शुरुआती पन्नों को पलटें, तो ईनियाक का नाम सबसे पहले आता है। ईनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हाँ, ये बहुत जरूरी नाम है। नोट्स में जो सबसे दिलचस्प बात बताई गई है वो ये है कि ये 0 और 1 यानी केवल बिजली के सिग्नल से चलने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। देखिए, 0 और 1 का मतलब है ऑफ और ऑन। और फिर विज्ञान की इस खोज को व्यापार की दुनिया में लाने का काम किया यूनिवैक ने। यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जी, ये विशेष रूप से व्यापारिक या कमर्शियल उद्देश्य से इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर था। मतलब विज्ञान की लैब से निकलकर कंप्यूटर का व्यापार की दुनिया में आना एक बहुत बड़ा कदम था। तकनीक की इस यात्रा में सुपर कंप्यूटर का जिक्र भी बहुत अहम है। नोट्स के अनुसार भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पैरम 8000 था, जिसे पुणे के सीडैक द्वारा बनाया गया था। और विश्व का पहला? वहीं अगर विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो क्रे 1 था, जिसे अमेरिका में विकसित किया गया था। आज हमारे हाथों में जो स्मार्टफोन है वो भी किसी जमाने के सुपर कंप्यूटर से ज्यादा ताकतवर है ना? एकदम सही कह रही हैं आप। लेकिन शुरुआत इन्हीं विशाल मशीनों से हुई थी। तकनीक के इस विकास को समझने के बाद अगर हम कंप्यूटर के मुख्य हिस्सों यानी हार्डवेयर पर आएं, तो सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर के दिमाग की। सीपीयू। हाँ, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कोई साधारण पुर्जा नहीं है। इसका मुख्य काम है कच्चे डेटा को प्रोसेस करके उसे एक अर्थपूर्ण सूचना यानी इंफॉर्मेशन में बदलना। जैसे कच्चे माल से एक पक्की इमारत तैयार करना। हार्डवेयर की बात हो और पोर्ट्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजकल हम जो पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं उसे कंप्यूटर के जिस पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है उसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। पहले तो बहुत अलग अलग तरह के पोर्ट्स आते थे। बिल्कुल सही। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में स्पष्ट किया है, इस यूएसबी पोर्ट ने पुराने सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स की जगह ले ली है। हाँ, वो तारों का सारा झंझट ही खत्म कर दिया। इसके आने से कई तरह के तार और पोर्ट्स का झंझट खत्म हो गया और सब कुछ यूनिवर्सल हो गया। हार्डवेयर सेक्शन में एक और बहुत जरूरी डिवाइस का जिक्र है, यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सही। आसान भाषा में समझें तो ये कंप्यूटर का अपना पर्सनल इन्वर्टर है। काम करते समय अगर अचानक पावर कट हो जाए तो ये सिस्टम को तुरंत बंद होने से रोकता है, जिससे हमारा जरूरी डेटा डिलीट होने से बच जाता है। ये तो हर कंप्यूटर यूजर की जरूरत है। और हाँ, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए पीडीएफ का फुल फॉर्म तो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका नाम ही बताता है कि इस फॉर्मेट को किसी भी डिवाइस में आसानी से पोर्ट किया जा सकता है। इन बुनियादी हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स के बाद अब हम उस डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम कंप्यूटर से बात करते हैं, यानी कीबोर्ड। नोट्स में स्पष्ट है कि अधिकांश कीबोर्ड का लेआउट
QWERT होता है। QWERT। हाँ, अगर कीबोर्ड के अक्षरों की पहली लाइन को देखा जाए तो वो बाईं तरफ से QWERTY से शुरू होती है, तो 4 बटन, बिल्कुल। और इसमें सबसे ऊपर 12 फंक्शन कीज होती हैं जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। हर फंक्शन की का अपना एक विशेष काम होता है। यहीं से शॉर्टकट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। अक्सर परीक्षा में एक सवाल बहुत कंफ्यूज करता है। किसी भी प्रोग्राम की पूरी विंडो बंद करने के लिए Alt+F4 का इस्तेमाल होता है। और अगर सिर्फ एक फाइल बंद करनी हो? वही तो। लेकिन अगर आपको पूरा प्रोग्राम बंद नहीं करना है, केवल वो वर्तमान फाइल बंद करनी है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए Ctrl+F4 का उपयोग होता है। ये बारीक अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट्स की इस लिस्ट में आगे देखें तो अगर कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम में फंस गए हैं और हेल्प बॉक्स खोलना है तो उसके लिए F1 की का इस्तेमाल होता है। F1 फॉर हेल्प। इसके अलावा अगर कोई कार्य गलती से अंडू हो गया है और उसे वापस दोहराना है यानी रीडू करना है तो F4 या Ctrl+Y शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम के हैंग होने की स्थिति से निपटने के लिए नोट्स में बूटिंग का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया गया है, वॉर्म बूटिंग। इसके लिए हम Ctrl+Alt+Delete शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। ये तो बहुत बार इस्तेमाल किया है ना? जब सिस्टम पूरी तरह हैंग हो जाता है तो ये कमांड सीधे टास्क मैनेजर को खोलता है और सिस्टम को रीस्टार्ट करने का विकल्प देता है। इसे वॉर्म बूटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कंप्यूटर की पावर सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होती। टाइपिंग से जुड़े शॉर्टकट्स में भी एक बड़ा कंफ्यूजन दूर किया गया है। टेक्स्ट लिखते समय केवल एक लाइन ब्रेक करने के लिए Shift+Enter का उपयोग करते हैं। हाँ, सिर्फ एक लाइन के लिए। लेकिन अगर आपको सीधा नया पेज शुरू करना है यानी पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए Ctrl+Enter का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड और कमांड्स को समझने के बाद अब हम कंप्यूटर के सबसे रहस्यमयी हिस्से मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम के डिकोडिंग की तरफ चलते हैं। डेटा सेव कैसे होता है? सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं। जी, कंप्यूटर मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई बिट है। जैसा कि हमने ENIAC के समय बात की थी, इसमें केवल 2 वैल्यू होती हैं, 0 और 1। इस मेमोरी का जो मापन क्रम है वो बहुत ही सिस्टमैटिक है। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और इसके आगे? इसके आगे का सफर कुछ इस तरह है कि 1 किलोबाइट यानी KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ये पूरा क्रम विद्यार्थियों को उंगलियों पर याद होना चाहिए। बिट से शुरुआत, फिर निबल, बाइट, KB, MB, GB, TB और अंत में PB यानी पेटाबाइट। नोट्स के अनुसार एक पेटाबाइट 1024 TB के बराबर होता है। ये डेटा की एक बहुत ही विशाल मात्रा है। मेमोरी यूनिट्स के बाद मेमोरी के प्रकारों का जो वर्गीकरण है वो बहुत स्पष्ट है। अगर सवाल आता है कि कंप्यूटर की सबसे तेज और सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी कौन सी है, तो उसका जवाब है रजिस्टर। रजिस्टर जो सीधे CPU के अंदर होती है। हाँ, ये सीधे CPU के ALU के अंदर पाई जाती है। गति के मामले में इसके बाद दूसरे नंबर पर कैश मेमोरी का नाम आता है। और वो मेमोरी जिस पर हम वर्तमान में काम करते हैं वो है अस्थायी मेमोरी यानी RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तब तक काम करती है जब तक कंप्यूटर ऑन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत और कमी यही है कि लाइट जाते ही या सिस्टम बंद होते ही इसका सारा डेटा तुरंत डिलीट हो जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ खोल लेते हैं और रैम पूरी तरह भर जाती है? यहीं पर एक बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट सामने आता है, वर्चुअल मेमोरी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। असल में ये हार्ड डिस्क की खाली जगह होती है। यहाँ शिवांश मिश्रा सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है कि जब रैम कम पड़ जाती है तो सिस्टम इस हार्ड डिस्क की खाली जगह का एक आपातकालीन बैकअप की तरह इस्तेमाल करता है। इसे ही वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, जो सिस्टम को क्रैश होने से बचाती है। और एक ऐसी मेमोरी भी है जो निर्माण के समय ही प्रोग्राम कर दी जाती है और जिसमें लिखा गया डेटा कभी डिलीट नहीं किया जा सकता। वो है PROM, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हार्डवेयर और मेमोरी को जो चीज कंट्रोल करती है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। नोट्स में इसके 3 प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। पहला है विंडोज 7, जो एक सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब एक समय में एक व्यक्ति। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक समय में एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है, लेकिन वो एक साथ कई सारे टास्क कर सकता है, जैसे कि एक शेफ जो किचन में कई डिश एक साथ बना रहा हो। वही अगर यूनिक्स की बात करें तो ये मल्टी यूजर मल्टीटास्क है। मतलब कई यूजर एक ही समय में कई टास्क कर सकते हैं।
नोट्स में ये भी बताया गया है कि यूनिक्स को सी भाषा को उपयोग करके बनाया गया है। और मैक के बारे में क्या? और अगर मैकिन्टॉश या मैक ओएस का जिक्र आए तो ये एप्पल कंपनी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आसान बनाने में GUI का बहुत बड़ा हाथ है। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुराने जमाने की तरह लंबी लंबी कमांड टाइप करने के बजाय अब हम स्क्रीन पर दिखने वाले चित्रों या ग्राफिक्स जैसे फोल्डर के आइकॉन पर क्लिक करके आसानी से काम कर सकते हैं। अब चूंकि हम कंप्यूटर को कमांड देने की बात कर रहे हैं तो हमें भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की कॉन्सेप्ट को भी डिकोड करना होगा। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर उसे नहीं समझता, वो सिर्फ मशीनी भाषा समझता है। 0 और 1 की भाषा। हाँ, तो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में कौन बदलता है? इसका जवाब है कंपाइलर। और वहीं दूसरी तरफ जो ट्रांसलेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलने के बजाय लाइन बाय लाइन बदलता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंपाइलर एक पूरी किताब का अनुवाद एक बार में करके छाप देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक लाइव ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो हर एक लाइन को सुनता है और तुरंत उसका अनुवाद करता है। इसके अलावा एक असेंबलर भी होता है जिसका काम बिल्कुल स्पष्ट है। ये असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा यानी 0 और 1 में बदल देता है। और जब इन सारे डेटा को किसी डेटाबेस में स्टोर करने की बात आती है तो SQL का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बिल्कुल, SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस को मैनेज करने की सबसे प्रमुख भाषा है। चलिए सिस्टम के बैकग्राउंड से निकलकर अब सीधे उन एप्लीकेशंस पर आते हैं जिनका इस्तेमाल ऑफिस और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा होता है। जी, MS वर्ड और MS एक्सेल। यहाँ से तो बहुत सवाल बनते हैं। नोट्स में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स दिए गए हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का अंतर हमेशा पूछा जाता है। सबस्क्रिप्ट वो होता है जो बेस लाइन के नीचे लिखा जाता है, जैसे पानी के फॉर्मूले H2O में 2। इसके लिए कंट्रोल+= का इस्तेमाल होता है। और अगर हमें गणित में किसी अक्षर के ऊपर पावर लगानी हो, जैसे x का स्क्वायर, तो उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift++ होती है। और जूम करने की लिमिट? MS वर्ड में अगर पेज को जूम करने की बात करें तो न्यूनतम जूम 10% तक किया जा सकता है और अधिकतम 500% तक। और डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई देती है जहां फाइल का नाम लिखा होता है उसे टाइटल बार कहते हैं। फॉन्ट के आकार को लेकर भी नोट्स में एकदम सटीक आंकड़े हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें फॉन्ट का आकार 8 से लेकर 72 तक होता है। लेकिन अगर आप मैनुअली टाइप करके साइज बढ़ाना चाहें तो आप 1 से लेकर 1638 तक कोई भी फॉन्ट साइज लिख सकते हैं। सही कहा। शिवांश मिश्रा सर के इन पॉइंट से परीक्षा में सीधे सवाल आते हैं। हाँ। अब MS एक्सेल की बारी। ये डेटा का समंदर है। MS एक्सेल 2010 के वर्जन में कुल कितनी रो होती हैं? नोट्स के अनुसार ये सटीक संख्या 10,48,576 रो है। बाप रे, इतनी सारी? हाँ, और अगर कॉलम की बात करें तो उनकी संख्या 16,384 होती है। एक्सेल शीट में इस आखिरी कॉलम को XFD द्वारा दर्शाया जाता है। एक्सेल में कोई भी गणितीय काम करने से पहले एक नियम का पालन करना जरूरी है। कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले हमेशा इक्वल टू यानी इक्वल टू का चिन्ह लगाया जाता है। इसके बिना एक्सेल उसे फॉर्मूला नहीं बल्कि सामान्य टेक्स्ट मानता है। एक्सेल में समय बचाने के लिए 2 बहुत ही उपयोगी शॉर्टकट्स दिए गए हैं। अगर किसी सेल में वर्तमान तारीख डालनी है तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। और समय के लिए? और अगर वर्तमान समय दिखाना है तो Ctrl+Shift+: का इस्तेमाल होता है। इन सारे सॉफ्टवेयर्स और डेटा को पूरी दुनिया से जोड़ने वाले नेटवर्क की तरफ अब हम अपना रुख करते हैं। इंटरनेट, जो आज हमारी दुनिया का आधार है, उसका जन्मदाता विंडसर्फ को माना जाता है। विंडसर्फ इंटरनेट के पिता? और दुनिया में सबसे पहले जिस नेटवर्क ने कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा था उसका नाम था ARPANET। आज हमें जो कंपनियां इंटरनेट की सेवा देती हैं जैसे जियो या एयरटेल, उन्हें तकनीकी भाषा में ISP कहा जाता है। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कंपनियां ही हमारे घरों तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। जब नेटवर्किंग की बात होती है तो उसके दायरे के अनुसार अलग-अलग नेटवर्क होते हैं। अगर किसी एक कैंपस या एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटरों को जोड़ना हो तो वहाँ LAN का इस्तेमाल होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए कुछ खास नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग होता है। अगर 2 बिल्कुल अलग-अलग प्रकार के नेटवर्क हैं और उन्हें जोड़ना है तो वहाँ गेटवे का उपयोग किया जाएगा। और अगर एक जैसे हो तो? लेकिन अगर दोनों नेटवर्क एक ही जैसे हैं, समान प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग होता है। इंटरनेट पर जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसके पीछे भी कुछ नियम यानी प्रोटोकॉल काम करते हैं।
ईमेल भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और रिसीव करने के लिए? और जब वो ईमेल दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के जरिए रिसीव होता है। ये बिल्कुल एक डिजिटल डाकघर की तरह काम करता है। और इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हम जो पता टाइप करते हैं उसे URL कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल जैसे HTTP, उसके बाद वेबसाइट का डोमेन नेम जैसे google.com और अंत में उस विशेष पेज का पाथ। इंटरनेट पर हर डिवाइस की एक पहचान होती है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। नोट्स में IP4 एड्रेस का जिक्र है। यह सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है? इसका जवाब है 32 बिट। इस एड्रेस में जो नंबर इस्तेमाल होते हैं उनकी रेंज हमेशा 0 से लेकर 255 तक होती है। अब हम इस मैराथन के सबसे गंभीर और आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, साइबर सुरक्षा और हैकिंग। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ा वैसे वैसे खतरे भी बढ़े। मैलवेयर कई प्रकार के होते हैं। हाँ, सबसे पहले वॉर्म की बात करते हैं। वो मैलवेयर जो कंप्यूटर में आते ही अपनी कॉपी खुद बनाने लगता है उसे वॉर्म कहते हैं। यह इतनी कॉपियां बना लेता है कि सिस्टम की पूरी मेमोरी भर जाती है और कंप्यूटर हैंग हो जाता है। एक और बहुत ही खतरनाक वायरस होता है जो अपनी पहचान छुपाता है। वो नकली सॉफ्टवेयर जो देखने में बिल्कुल असली और सुरक्षित लगता है उसे ट्रोजन कहते हैं। यूजर इसे भरोसेमंद समझकर इंस्टॉल कर लेता है और फिर ये छिप कर सिस्टम की जासूसी करता है और सारा डेटा चोरी कर लेता है। आजकल एक और बहुत बड़ा साइबर खतरा सामने आ रहा है, जहां हैकर्स कंप्यूटर को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं और फिर उसे अनलॉक करने के बदले में पैसों की मांग करते हैं। इस तरह के वायरस को रैंसमवेयर कहा जाता है। ये तो डिजिटल दुनिया की किडनैपिंग है। बिल्कुल। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो नुकसान तो नहीं पहुंचाते लेकिन बहुत परेशान करते हैं। हमारी इंटरनेट की आदतों को ट्रैक करके हर जगह फालतू के विज्ञापन दिखाने वाले सॉफ्टवेयर को एडवेयर कहते हैं। और स्पाईवेयर? वहीं जो प्रोग्राम बिना हमारी जानकारी के हमारी निजी जानकारी और ब्राउजिंग हिस्ट्री की जासूसी करता है वो स्पाईवेयर कहलाता है। और अंत में एक ऐसा स्कैम जिसका शिकार आजकल बहुत लोग हो रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान गलत बताकर, जैसे कोई बैंक अधिकारी बनकर, आपसे आपका पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने की कोशिश करता है तो उस स्कैम को फिशिंग कहते हैं। ये तकनीकी से ज्यादा इंसान के भरोसे को हैक करने का तरीका है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमने पूरे 50 सवालों का बहुत ही गहराई से स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण कर लिया है। जी, और इस शानदार PDF के अंत में एक बहुत ही ऊर्जावान और प्रेरक पंक्ति लिखी है जो हर विद्यार्थी को याद रखनी चाहिए। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। जरा सोचिए, हमने ईनिया के 0 और 1 के साधारण सिग्नल से शुरुआत की थी और आज हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया में हैं जहां हमें अपने डेटा को रैंसमवेयर और फिशिंग जैसे एडवांस साइबर हमलों से बचाना पड़ रहा है। तकनीक का ये सफर कितना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। एकदम सही बात है, ये सफर रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।